हेलो एवरीवन। तो हम सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। आज का पेपर है आपका 4 फरवरी 2023 का। ठीक है, 4 फरवरी 2023 को ईवीएस का कैसा पेपर आया था वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इसका करवा दिया है, जिसमें 15 क्वेश्चन कंटेंट के जो पूछे थे वो बताए। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आए थे इस डेट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जाकर देख सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर डेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पेडागोजी में आपसे 4 फरवरी 2023 को कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, रमा वॉज रेफरिंग टू अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लानिंग शी वॉज फोकसिंग ऑन। यानी कि रमा अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित थी। किस चीज़ से संकेंद्रित थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है पीयर प्रेशर यानी कि समूह दबाव पर। दूसरा है सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशलों पर। तीसरा है कोलैबोरेटिव स्किल्स यानी कि सहयोगी कौशलों पर। चौथा है कॉग्निशन यानी कि संज्ञान पर। तो आप सभी इसका मुझे आंसर बताएंगे। बहुत इजी है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कॉग्निशन, संज्ञान पर। देखिए फ्रेंड्स, कॉग्निशन मतलब होता है संज्ञान, जो कि आपके दिमाग से रिलेटेड है। जहाँ भी आपको ऑप्शन में संज्ञान यानी कि कॉग्निशन या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस तरह के वर्ड मिलेंगे ना, तो आपका सीधा दिमाग जाना चाहिए कि इसका संबंध आपके दिमाग से है, आपके माइंड से है, आपके ब्रेन से है। और देखिए, ये जो आप अटेंशन करते हैं, जो मेमोरी होती है, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ से करते हैं? अपने दिमाग से करते हैं। ये तो आपको पता है ना। जो आपकी मेमोरी है यानी कि स्मरण शक्ति है, वो सब दिमाग से संबंधित है। ये अवधान है, समस्या समाधान। जब किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है अपना दिमाग यूज़ करते हैं, सोचते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से संबंधित हैं? आपके दिमाग से संबंधित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कॉग्निशन, संज्ञान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था। देखिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हैं, हिंदी में भी लिखे हैं। हम एक काम करते हैं, हम हिंदी में रीड करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का क्या उद्देश्य है? आपको पहचानना है शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा ऐसा करने का। ऑप्शन ए है पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि कर रहे हैं, या फिर अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि कर रहे हैं, या फिर पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, या फिर उससे अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि होगी यानी कि फन होगा ऐसे करने से। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए, जब ईवीएस के शिक्षक बच्चों को पत्तियों के आकार है, उसकी माप है, उसकी बनावट है, इन सभी के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों को डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास एंड होने के बाद आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से राइट करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। ऑप्शन ए है शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा, या फिर शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा, या फिर शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, या फिर शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? ए बी एंड डी, या फिर ए बी सी, या फिर बी सी डी, या फिर ए सी एंड डी। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है। सबसे पहला है, शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक और भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ये तो हमको ठीक लग रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं,
कि शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति और पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को भी बताएगा। बिल्कुल सही बात है, ईवीएस के टीचर की बात हो रही है तो ये चीज़ तो होगी ही। नेक्स्ट है शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, ये भी सही है ईवीएस से रिलेटेड। चौथा है टीचर विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन फॉर इंडस्ट्रीज़, यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो डी हो गया बाहर, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी बिल्कुल सही है। इधर हमको ढूंढना है ए, बी और सी वाला ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ईवीएस में जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब आपको क्रम में लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला है कंडक्टिंग द एक्टिविटी, दूसरा है रिवाइजिंग, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आई होप इसको आप सभी लोग कर लेंगे। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस रिप्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस, यानी कि निम्न में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, यानी कि ड्राइंग इंसाइट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये ऑप्शन तो हमको लग रहा है एकदम करेक्ट। और भी देख लेते हैं। किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना, नहीं, आप कक्षा में आमंत्रित कर रहे हैं किसी पर्यावरणविद को, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाना है हमने। ऑप्शन बी बाहर हो गया। सी देखते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, नहीं, बल्कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, इन सभी को एकीकृत रूप में पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना, नहीं भाई, अलग अलग नहीं करना है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो फिर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एकीकृत प्रकृति, ये कहाँ रह जाएगी उसके बाद, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अंतर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। अब आपको ये बताना है कि पर्यावरण की जो पुस्तक होती है उसमें पहेलियों को क्यों सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहला, टू कन्फ्यूज़ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के मन में भ्रमित करना। ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया। किसी भी चीज़ का मतलब ये थोड़ी होता है कि बुक में आपने कोई चीज़ दे दी, इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेंगे, ये तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ हो गई, बाहर हो गया ऑप्शन। दूसरा है विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये हो सकता है बट पूरी तरह से नहीं कहेंगे। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू कन्फ्यूज़ स्टूडेंट्स एंड ड्राइव प्लेजर फ्रॉम इट, नहीं, आप फिर से विद्यार्थियों के मन में भ्रम डाल रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगा। टू डेवलप लॉजिकल एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, बिल्कुल सही, हमको करेक्ट आंसर मिल चुका है अपना ऑप्शन डी। जो आपकी पर्यावरण की बुक्स में पहेलियाँ होती हैं, रिडल्स होती हैं, उनका यही मोटिव होता है कि विद्यार्थियों में लॉजिकल एबिलिटी को विकसित करना, यानी कि बच्चा हर चीज़ के लिए लॉजिक लगाना सीख पाए। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी आपकी लॉजिकल एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हिंदी में रीड करेंगे। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा। देखिए आपको बताना है बेसिकली इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा रीमा का ये सब करवाने का, ठीक है। पहला है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, ठीक लग रहा है। दूसरा है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, ये भी हमको एकदम सही लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, या फिर विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए।
अब देखिए यहाँ पर पेडागोजी में आपके टैग वर्ड्स काम कर रहे हैं। आप मेरे वो पेडागोजी टैग वर्ड्स वाली सीरीज़ ज़रूर देखिएगा ईवीएस की, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर पेडागोजी में किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में इस तरह का मिल जाए कि संस्कृति की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी, विविधता कहीं भी अगर आपको दिख जाए ना तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है। ये मैंने आपको टैग वर्ड समझाए थे, ठीक है। तो विविधता भी क्या है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और यहाँ पर आ गया कि हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को एकदम संवेदनशील बनाना है, यानी कि सेंसिटिव बनाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23rd क्वेश्चन है, हिंदी में ही रीड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी, ठीक है। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया, तो इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। अब आपको बताना है कि उसने किस चीज़ का अवसर प्रदान किया है। ऑप्शन देखेंगे। पहला है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का। ये तो हमको ठीक लग रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके अंदर जो भी टैलेंट है बच्चों के अंदर वो बाहर निकल के आएगा। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। दूसरा है कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, सो दैट ही कैन इम्प्रूव हिज कॉम्पिटेंस। ये भी हमको एकदम सही लग रहा है। इससे क्या होगा, उनके अंदर जो भी कॉम्पिटेंस है यानी कि जो भी क्षमता है उसको वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बिठाना यानी कि कॉम्पिटिटिवनेस। ये ऑप्शन हो गया बाहर। मैंने आपको बताया है पेडागोजी के टैग वर्ड में जहाँ भी आपको ये दिखे कि बच्चों को जो है कंपटीशन करवाया जा रहा है, प्रतिद्वंदिता हो रही है, एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो वो हमेशा एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है और वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एकदम सही हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ए एंड बी यहाँ हमको मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे आप। ऑप्शन ए है मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे यानी कि रिपीट द मेन पॉइंट्स। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं हम। डू क्वेश्चनिंग विद स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे। अरे ऐसा क्यों करेंगे, अगर आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तो आप बच्चों से प्रश्न करेंगे, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है रीड इट एंड टीच इट यानी कि उसे पढ़िए और पढ़ाइए, इस तरह की चीज़ें नहीं। फिर है समूह शिक्षण रणनीति का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यूज़ स्ट्रेटेजी ऑफ टीम टीचिंग। देखिए टीम टीचिंग है, कोलैबोरेटिव टीचिंग है, असिस्टिव लर्निंग है, ये ऑप्शन हमेशा राइट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। तो समूह में अगर शिक्षण कर रहे हैं, ग्रुप बना करके टीचिंग प्रोसेस हो रही है तो ये हमेशा एकदम सही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। नहीं, माता पिता को संतुष्ट करना नहीं होता है। दूसरा है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, ये सही लग रहा है। तीसरा है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। नहीं। चौथा है ट्रेन लर्नर्स फॉर फ्यूचर करियर ऑप्शन यानी कि विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि विद्यार्थियों के अंतर्गत क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स का विकास करना, ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, कुछ नया करने की जो क्षमता होती है बच्चों के अंदर, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है, देखिए नहीं करती है पूछा है, ठीक है, नॉट। विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है संसाधनों की उपलब्धता पर, तीसरा है बच्चों की आवश्यकताओं पर, चौथा है बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। तो नहीं करती है बोला है ना, तो देखिए ऑप्शन बी संसाधनों की उपलब्धता पर तो करती है, बच्चों की आवश्यकता पर भी करेगी और बच्चों के पूर्व अधिगम अनुभवों पर भी करेगी। बट जो विद्यालय का दर्शन शास्त्र है ना, स्कूल फिलॉसफी, इस पर नहीं करेगी, ठीक है। और नहीं आपसे पूछा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, ऑप्शन ए विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे। अच्छा है, क्योंकि देखिए विभिन्न या विविध जहाँ भी आ गया, वरियस, मीनिंगफुल एंड रिलेवेंट एक्टिविटीज़, मैंने आपको बताया है वो ऑप्शन सही होते हैं, विभिन्न या विविध रूपों में, इस तरह की चीज़ें। और ऑप्शन भी देखेंगे, अपने विषय पर अधिकार हो, यानी कि ईवीएस का शिक्षण तभी प्रभावी होगा जब उसके विषय पर अधिकार हो। नहीं, विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य दिया जाए, ये कोई बात नहीं है। विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें, नहीं भाई, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? पहला है डिटरमाइन करना, ऑब्जर्व करना, प्रिडिक्ट करना, इन्फरिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना। तो आपको बताना है कि कौन सा कौशल एक नहीं होगा जांच आधारित हाथ से करने वाले। तो देखिए जो डिटरमाइनिंग है यानी कि नियत करना, यही ऑप्शन जो है आपका एक कौशल नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनवायरमेंट स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट शैल बी टॉट इन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? बहुत ईजी है, क्लास सेकेंड थर्ड, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्लास फिफ्थ सिक्स्थ। तो देखिए मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, ये क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा है कि जो आपका ईवीएस है ना वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होता है। तो आपको पता होना चाहिए ईवीएस आपका क्लास थर्ड टू फिफ्थ में होता है, और यहाँ पर आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन बी में लिखा है क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कन्फ्यूज़ हो गए होंगे इस क्वेश्चन से, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो कौन सी क्लास में है आपका। ईवीएस आपकी थर्ड टू फिफ्थ तक होती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में ईवीएस नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? बताइए। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, तीसरा है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, या फिर कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। तो इसका करेक्ट आंसर आप वैसे ही पहचान गए होंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाया जा रहा है, और मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों की रियल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल्स टीचर बच्चों को दे रहे हैं तो वो ऑप्शन हमेशा सही होते हैं, क्योंकि ये बच्चों की लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, और भविष्य में उसकी क्या उपलब्धता होगी और उसके क्या यूज़ होंगे, इससे रिलेटेड चर्चा भी करी जा रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आंसर है एकदम सही, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके क्वेश्चंस 4 फरवरी 2023 को, जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, हर डेट का आपको पेपर वहाँ पर मिल जाएगा। तो अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।